नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोशन अंडर सेंटर फोर्स। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंटर फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है। देखो एग्जैक्टली जो केंद्रीय बल होता है हमारा, वो क्या होता है कि सेंटर फोर्स इज दैट फोर्स व्हिच एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ टू इंटरेक्टिंग बॉडी। यानी इसका मतलब हुआ कि कोई भी दो बॉडी, ठीक है, कोई भी दो मास हो गया, वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल लेते देखो अपन, मेरे पास ए कोई बॉडी है, बी कोई बॉडी है, दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रही है, ठीक है। इसका अगर आप सिंपल एग्जांपल देखो आप अगर, तो अर्थ और जो अपना सन है, इसका मोशन देख सकते हो आप कि जो सन होता है वो स्टेबल रहता है और अर्थ के रिवॉल्व करती है। तो अर्थ डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे होती है, लेकिन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, जो स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, तो इन स्ट्रेट लाइन में क्या लगता है, एग्जैक्टली सेंटर फोर्स एक्ट करता है, मतलब सेंटर फोर्स लगता है और सेंटर से जो भी नेक्स्ट आपका बॉडी है, ठीक है। अब है कि ए सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर एज ऑलवेज फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। यानी कि सेंटर जो होता है, ठीक है, वो हमेशा एक फिक्स पॉइंट होता है और हमेशा जो फोर्स होता है वो हमेशा सेंटर फोर्स के टुवर्ड्स लगता है, मतलब उसकी ओर ही लगता है, ठीक है। एंड डिपेंड अपॉन डिस्टेंस, और ये केवल निर्भर करता है किसके ऊपर, केवल वो दूरी के ऊपर निर्भर करता है, उन दोनों बॉडीज के बीच की डिस्टेंस पर निर्भर करता है। तो ये एग्जैक्टली सेंटर फोर्स की डेफिनेशन हुई। आप हिंदी में पढ़ना चाहो तो यहाँ पढ़ सकते हैं। क्या हम एग्जांपल के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। पहला है कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन। मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी कि सन और अर्थ का जो सिस्टम होता है उसमें ग्रेविटेशन फोर्स होता है जो हमेशा स्ट्रेट अलाइनमेंट पे लगता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। आपने कई बार देखा होगा कि अपन कुछ एक रिजिड अपन एक वॉल ले लेते हैं, यहाँ से हम एक स्प्रिंग लगा देते हैं और एक स्मॉल मास लगा करके हम उसको खींचते हैं, तो अपन देखते हैं कि जो फोर्स होता है वो हमेशा जो रिजिड वॉल होती है उसी की तरफ लगता है, ठीक है। तो ये सेंटर हो गया, तो ये एग्जांपल किसका हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन का हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स में देखो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा, जो अपने कूलॉम का नियम होता है, ठीक है, एग्जैक्टली। और मैग्नेटिज्म में वाइसवर्ट का नियम होता है। ये सब एग्जांपल्स किसके हैं, सेंटर फोर्स के एग्जांपल है। तो देखो सबसे बेस्ट जो तरीका होता है सेंटर फोर्स के जो पहचानने का, वो क्या होता है कि जो फोर्स का जो फार्मूला होगा, ठीक है, आपको दिख रहा है सब में देखो 1/r² है। तो जब भी कभी 1/r² का कोई फार्मूला होता है वो हमेशा सेंटर फोर्स का फार्मूला होता है, ठीक है। अब तो बेसिकली सेंटर फोर्स के फार्मूले की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, क्या क्या गुण है उनके, वो एग्जैक्ट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट देखो एग्जैक्टली इट इज यूनिवर्सल। पहला क्या था, इट इज यूनिवर्सल, मतलब ये सार्वभौमिक है, ये प्रकृति में या ब्रह्मांड में सब जगह लगता है, ठीक है। सेकंड क्या है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ए फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन। देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट और सबसे जो सही प्रॉपर्टी वो क्या है कि इस फोर्स को हम है वो मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो सिंपल मैंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखा है कि जो आपका फोर्स है वो एक आर का फंक्शन है, ठीक है, वो इस प्रकार मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जहां पर प्लस और माइनस इंडिकेट करता है अट्रैक्शन और रिपल्शन को। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो एग्जैक्टली क्या है कि इट इज ओनली ए फंक्शन ऑफ आर। और एग्जैक्टली क्या है कि ये जो फोर्स होता है ना, ये एग्जैक्टली केवल आर का ही फलन है और किसी पर निर्भर करता ही नहीं है। तो एग्जैक्टली फंक्शन ऑफ आर, ठीक है। नेक्स्ट है कि इट एक्ट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, और हमेशा इसमें जो केंद्र होता है, ठीक है, वो हमेशा फिक्स होता है। देखो सन और आपके जो अर्थ के सिस्टम में क्या होता है, सन हमारा स्टेबल होता है, हम मानते हैं होता नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली हम स्टेबल मानते हैं, ठीक है। तो इसको अपन सेंटर फोर्स की कैटेगरी में ले सकते हैं, ठीक है। फिक्स पॉइंट, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर, और क्या होता है कि ये जो फोर्स होते हैं वो प्रकृति में कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब संरक्षण का नियम इनके ऊपर लागू होता है। और किन किन का संरक्षण होता है, इसमें देखो एग्जैक्टली एंगुलर मोमेंटम, आपका कोणीय संवेग संरक्षित होता है और आपका एनर्जी हमेशा संरक्षित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर सेंटर फोर्स इज ऑलवेज इन ए प्लेन। और सबसे जो अच्छी प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें अगर कोई भी गति हो रही है पार्टिकल की, सेंटर फोर्स में गति कर रहा है पार्टिकल, तो वो एक प्लेन में गति करेगा, एग्जैक्टली किसमें करेगा, एक प्लेन में गति करेगा। तो कोई एग्जैक्टली इस प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ मैथमेटिकली प्रूव करने का ट्राई किया है, ठीक है। इसको प्रूव करने से पहले आपको मैं एग्जैक्टली समझा देता हूँ, एग्जांपल देखो एग्जैक्टली आपका मान लीजिए कोई प्लेन है, ठीक है, यहाँ आपका सन है, ठीक है, और यहाँ पर कोई अर्थ अपना जो है वो एग्जैक्टली रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। आप नोटिस करोगे कि वो हमेशा इस सेंटर, सन के सेंटर पर रिवॉल्व करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, तो जैसे ये अगर अर्थ है आपका, ये आपका सन है आपका, ठीक है, तो क्या होगा कि इन दोनों के बीच की जो लाइन होगी, इन पर इनका फोर्स एक्ट होगा, और जो अर्थ है वो गति कर रही है, इसका मतलब क्या होगा कि वो कंटिन्यू अपने पॉइंट्स को चेंज करेगी, ठीक है।
तो हमको प्रूव क्या करना है कि वो जो अर्थ है वो अपने पॉइंट्स की वेलोसिटी की वजह से इसके फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो वेलोसिटी गति कर रही है और इस गति में उसके पॉइंट चेंज हो रहे हैं। लेकिन इनका स्टेटमेंट, इस प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट क्या है कि ये चाहे गति करे वाली लेकिन ये प्लेन में होगी, यानी वो इसकी जो मोशन का जो पाथ होगा, ठीक है, और इसकी जो दूरी होगी और जो सेंटर होगा, ये तीनों एक ही समतल में होंगे, मतलब एक ही प्लेन में होंगे। ये प्रॉपर्टी एग्जैक्टली इसकी होती है और ये प्रॉपर्टी एग्जैक्टली में मैथमेटिकल फॉर्मूले से प्रूव करनी है, ठीक है। देखो इसको प्रूव करते हैं कि हमें सबसे पहले पता है कि अर्थ जो है वो सन के रिवॉल्व करती है। तो आपको पता होगा जब भी किसी बॉडी के बीच में अगर रोटेशन होता है तो उसको अपन मैथमेटिकली हमेशा कर्व के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कर्व हमेशा रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो सिंपल देखो एग्जैक्टली जो हमारा ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ये सेंटर फोर्स का फॉर्मूला है। इसका मतलब हमारी सन की वजह से हमारे जो अर्थ के ऊपर जो बल लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है, वो एग्जैक्टली इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। देखो इस फोर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि मोशन हो रहा है, गति हो रही है, तो इसकी वजह से क्या, उसके पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं और वो सारे पॉइंट्स किस में होनी चाहिए, एक समतल में होनी चाहिए। तो इसका मतलब उसमें रोटेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो रोटेशन किसकी वजह से हो रहा है, किसी एक दूरी r की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये फोर्स क्या है, किसका फंक्शन है, r का फंक्शन है। तो इसमें कर्ल किसका होगा, रोटेशन किसकी वजह से हो रहा है, एक दूरी की वजह से हो रहा है, ठीक है, और एक फोर्स की वजह से हो रहा है, और फोर्स किसका फंक्शन है, r का फंक्शन है। इसका मतलब मैंने क्या किया, देखो इस इक्वेशन को दोनों तरफ, ठीक है, डू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, मैंने इस इक्वेशन के दोनों साइड क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है। सिंपल तो बेसिकली r का क्रॉस प्रोडक्ट इधर कर दिया है ना, आपकी जो आपकी लेफ्ट साइड में, आपके इधर आपके राइट साइड में, ठीक है। आप नोटिस करोगे एग्जैक्टली कि जो यहाँ पर r है आपका वो यूनिट वेक्टर है। देखो यहाँ पर प्लस और माइनस शो किया गया, प्लस किसको शो करता है, रिपल्सन को, और माइनस किसको करता है, अट्रैक्शन को। मैंने यहाँ पे एक बार इसको हटा दिया, ठीक है, मैंने सिंपल एक डायरेक्शन ले लिया, ठीक है। यूनिट वेक्टर हमेशा फोर्स की डायरेक्शन को बताता है कि फोर्स किधर अप्लाई किया जा रहा है। देखो इस यूनिट वेक्टर को अपन वेक्टर मैकेनिक्स में सिंपल इसको रिप्रेजेंट करते हैं, r का वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, म्यूचुअल अपन करते हैं हमेशा, ठीक है। उसको एग्जैक्टली मैंने यहाँ अप्लाई किया, इस इक्वेशन को मैंने ऐसा कैसा रहने दिया, ठीक है। यहाँ पर देखो r वेक्टर है, ठीक है, और एग्जैक्टली वो r मैंने क्या किया, देखो ये आपका कांस्टेंट है। जब मैं ये वैल्यू यहाँ रिप्रेजेंट करूंगा तो ये भी क्या होगा, एग्जैक्टली आपका कांस्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये दोनों क्वांटिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, इनको बाहर ले लिया, ठीक है, एफ आर अपॉन आपका ये दोनों बाहर ले लिया। यहाँ क्या बचा, r का वेक्टर क्रॉस r का वेक्टर। अब देखो एग्जैक्टली यहाँ एक प्रॉपर्टी और अप्लाई होगा, ठीक है। आपने देखा होगा कि खुद के साथ ही जब आपका कर्ल प्रोडक्ट होता है वो हमेशा जीरो होता है, ठीक है। आयोटा क्रॉस आयोटा में जीरो होता है, जे क्रॉस जे एग्जैक्टली आपका जीरो होता है, ठीक है। सिंपली यहाँ मैंने इसको अप्लाई कर दिया तो क्या हुआ कि ये वाला जो इक्वेशन है वो एग्जैक्टली जीरो के बराबर आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इक्वेशन जीरो के बराबर है। अब देखो यहाँ पर जो एफ जो फोर्स है आपका, ठीक है, वो आर का फंक्शन है। फोर्स को अपन सिंपल न्यूटन के नियम से लिखते हैं, एग्जैक्टली एफ आर इक्वल टू सेकंड नियम जो होता है आपका एम ए जो होता है, और यहाँ पर जो ए होता है हमारा वो एग्जैक्टली अपन इस डिस्टेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, डबल डिफरेंशियल विस्थापन जो होता है आपका ना डिस्प्लेसमेंट का, डबल डिफरेंशियल टाइम के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं अपन, ठीक है। इस फॉर्मूले को एग्जैक्टली मैंने क्या किया, यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है, और ये जीरो मैंने यहाँ से ले लिया, क्लियर हो गया। अब तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, m को एग्जैक्टली मैं यहाँ पर जीरो की तरफ सेंड कर सकता हूँ, क्योंकि m भी क्या आपका मास होता है, कांस्टेंट होता है। तो मेरा इक्वेशन क्या होगा एग्जैक्टली यहाँ से, r का वेक्टर क्रॉस आपका डबल डिफरेंशियल r वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू डबल t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बनेगा। इसी इक्वेशन को एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर लिखा है, सेम इक्वेशन। मैंने देखो इस इक्वेशन को मैंने न्यू फॉर्म में लिखा है। मेरा मानना ये है कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों एक ही है, ठीक है। इसका मतलब ये इक्वेशन अगर इस इक्वेशन के बराबर है अगर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें अगर, तो हमारे वापस ये इक्वेशन आनी चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखो एग्जैक्टली मैं यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ। सिंपल क्या होगा, d अपॉन डेल्टा t, फर्स्ट टाइम एग्जैक्टली क्या होगा, डिफरेंशिएशन r का होगा और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आएगा आपका डेल्टा r अपॉन आपका डेल्टा t होगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, जब ये इसके अंदर जाएगा तो क्या होगा एग्जैक्टली आपका r जो है एग्जैक्टली इस प्रकार में रहेगा, r क्रॉस, और डिफरेंशिएशन ऑफ इसका जब डिफरेंस क्या होगा, डबल हो जाएगा आपका, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ r वेक्टर इक्वल टू आपका डेल्टा t वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा आपका जीरो, ठीक है। एग्जैक्टली जीरो नहीं मानता एक बार के लिए, ये इक्वेशन किसके बराबर है, इस वाली इक्वेशन के बराबर है, ठीक है। तो देखो एग्जैक्टली इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मैंने इस प्रकार किया। अब देखो यहाँ पर फिर एक नया प्रॉपर्टी लागू होता है। देखो मैं क्या कहा, खुद के साथ कर्ल प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। देखो
ये जो फैक्टर है दोनों फैक्टर सेम है, दोनों में क्या कैरल हो रहा है, मतलब क्या होगा एग्जैक्टली फैक्टर जीरो हो जाएगा आपका, यानी ये फैक्टर क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा, प्लस ये वाला फैक्टर आपका रिमेन बच जाएगा वापस, यानी कि हमारा जो आर वेक्टर, ठीक है, क्रॉस आपका डबल डिफरेंशियल ऑफ आर वेक्टर अपॉन आपका टी स्क्वायर, ठीक है। देखो ये आप देखिए इसका मैंने सॉल्यूशन किया, इसका सॉल्यूशन मेरे पास क्या है, ये वाला है, और ये एग्जैक्टली किसके बराबर है, इसके बराबर है। अगर ये वाली इक्वेशन जीरो के बराबर है, मतलब ये जीरो के बराबर है, देखो आप देख सकते हो कि इस इक्वेशन को मैं एग्जैक्टली इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। क्लियर हो गया आपका, यानी देखो इस इक्वेशन को रीराइट करता हूँ, ठीक है, t अपॉन डेल्टा t और एग्जैक्टली r वेक्टर क्रॉस आपका, ठीक है, डेल्टा r वेक्टर और डेल्टा t इक्वल टू जीरो। देखो ये इक्वेशन अगर जीरो के बराबर है, आपको पता होगा एग्जैक्टली अपन क्या लिखते हैं हमेशा कि अगर किसी भी का भी डिफरेंशियल अगर जीरो होता है अगर, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि वो या तो एक खुद जीरो है या फिर वो एक नियतांक है, मतलब कांस्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए या तो ये क्वांटिटी जीरो के बराबर है, ठीक है, या फिर ये जो क्वांटिटी है ना वो कांस्टेंट है, लेकिन ये क्वांटिटी जीरो के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि r जो क्या होता है वो डिस्टेंस होता है। अगर आपने देखा होगा सेंटर फॉर्मूले में अगर डिस्टेंस जीरो हो जाता है, यानी कि ये वाली बॉडी अगर इसके ऊपर ही आ गई तो क्या होगा, वो इसके फोर्स लगा ही नहीं पाएगी, क्योंकि ये किसका फंक्शन होता है, r का फंक्शन होता है। इसका मतलब r यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता, अगर r जीरो नहीं हो सकता अगर, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वांटिटी पूरी कांस्टेंट होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा r है, ठीक है, क्रॉस आपका डेल्टा r, ठीक है, अपॉन आपका डेल्टा t इक्वल टू जीरो होगा, सॉरी जीरो किसी कांस्टेंट t के बराबर। मान लिया मैंने वो कांस्टेंट c मान ली, ठीक है, इसको एग्जैक्टली मैं एक सिंपल फॉर्म में और लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ कि जो मेरा r वेक्टर है क्रॉस आपका v वेक्टर इक्वल टू c, दिख रहा है आपको एग्जैक्टली, मैंने यहाँ पे क्या किया, डेल्टा r अपॉन डेल्टा t को मैंने एक वेलोसिटी v मान ली, ठीक है। अब देखो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या कहती है कि r और v दोनों से मिलके बनने वाला जो सरफेस है, ठीक है, वो कांस्टेंट है, तो वो नियतांक है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो एग्जैक्टली इसका मैंने मीनिंग ये लिखा है कि वेक्टर कांस्टेंट इसके लिए मैंने काम किया, ठीक है। वेक्टर कांस्टेंट c इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। देखो पहला क्या है कि ये जो r क्रॉस v है, ये वाला पोर्शन है, ये कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, टाइम के ऊपर डिपेंड बिल्कुल नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट टाइम है। मतलब क्या हुआ कि समय के साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। दूसरा क्या कहता है कि एंड वेक्टर c इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज मेड ऑफ पोजीशन वेक्टर v, पोजीशन वेक्टर r एंड वेलोसिटी वेक्टर v, यानी डेल्टा r अपॉन डेल्टा t। ये क्या बोल रहा है कि जो r और v, मैंने आपको कहा था ना कोई एग्जांपल देखिए कि अगर मेरा ये सेंटर है और r दूरी पर कोई अगर अर्थ अगर रिवॉल्व कर रही है और उसके स्टेप्स क्या बन रहे हैं, वेलोसिटी के स्टेप्स बन रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसी r दूरी पर कोई प्लेनेट अगर वेलोसिटी करता है, मतलब गति करता है अगर, तो वो जिस में गति करेगा उसके जो डॉट्स बनेंगे, जो ठीक है, वेलोसिटी की वजह से वो क्या बनेगा, एक तरह का सरफेस बनाएगा, सिंपल एक सरफेस बनाएगा। तो ये कह रहा है कि r और v, r यानी कि दूरी r और v से बना हुआ पूरा सरफेस, यानी कि r दूरी की वजह से पूरा जितना गोला कवर होगा वो पूरा क्या होगा, सरफेस होगा एग्जैक्टली। वो उनसे बनने वाला जो सरफेस होगा ना वो एक नियतांक होगा, वो क्या होगा एग्जैक्टली एक नियतांक होगा। तो ये कह रहा है कि ये जो वेक्टर सदिश है ना आपका, ये एक तो समय पे निर्भर नहीं करता और इनसे बनने वाला सरफेस जो इसके क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। मतलब क्या होगा कि ये वेलोसिटी से बना जो सरफेस है वो एग्जैक्टली नियतांक होगा, यानी कि निश्चित रहेगा और वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होगा, मतलब समय के साथ में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा कि r और v से बना हुआ जो सरफेस है आपका, जो समतल है, वो समय के साथ अपरिवर्तित रहेगा और वो हमेशा नियत रहेगा। यही एग्जैक्टली अपने को यहाँ प्रूव करना था कि मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर सेंटर फोर्स इज ऑलवेज इन ए प्लेन, यानी कि उनका जो गति होता है वो हमेशा किस में होता है, एक प्लेन में होता है, और इन ए प्लेन दिस प्लेन इज इमूवेबल, और वो प्लेन कभी मूव नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो समय पर निर्भर नहीं करता। देखो आज के इस लेक्चर में हमने डेफिनेशन पढ़ा, हमने एक प्रॉपर्टी का डिस्कस किया, और हमारे जो कमिंग लेक्चर में हम जो है वो इस पार्टिकल का जो मोशन होता है उसकी एग्जैक्टली इक्वेशन निकालेंगे। थैंक यू।